सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटी एंजाइटी ड्रग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिड़चिड़ापन, एंजाइटी। एंजाइटी की अगर हम बात करें तो ए ड्रग, सबसे पहले एंटी एंजाइटी की ड्रग बात करें तो ए ड्रग यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो अभी मैंने बताया था कि ऐसी ड्रग्स जो कि कौन से सिम्टम्स को ट्रीट करती है, एंजाइटी के सिम्टम्स को। अब एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है? सच एज फीलिंग ऑफ फियर, डर रहना। ठीक है, फीलिंग ऑफ फियर, बहुत ज्यादा डर है। ड्रेड, अनईजीनेस एंड मसल टाइटनेस, बहुत ज्यादा डेड होने के सिम्टम्स है, उसे डर है मैं मर ना जाऊं। अनईजीनेस है, कभी भी वो कंफर्ट नहीं रहता, चिड़चिड़ा रहता। मसल टाइटनेस, हमेशा उसकी मसल्स टाइट होती रहती हैं। डेट में अकर एज ए रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये सारे कारण होते हैं स्ट्रेस के कारण। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा उसे डर है, फियर है, मरने का डर है, अनईजीनेस है, तो उसके कारण, फियर वगैरह के कारण क्या अनईजी रहेगा, मसल टाइटनेस रहेंगी, ये सब होता है स्ट्रेस के कारण। मोस्ट एंटी एंजाइटी एजेंट ब्लॉक द एक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड एनेक्सोलाइटिक एंड एनेक्सोलाइटिक एजेंट। अब एक कारण क्या है एंजाइटी का? एंजाइटी का कारण ये है कि कोई तो ऐसा केमिकल है, स्ट्रेस केमिकल, जो बार बार रिलीज हो रहा है, इंसान परेशान हो रहा है, उसे फियर है, डर है, मरने का डर है, घबराहट है, चंचल मन हो रहा है, बेचैन हो रहा है। क्यों है? क्योंकि एक केमिकल उसकी बॉडी में लगातार रिलीज हो रहा है स्ट्रेस के कारण। तो इन सारे केमिकल को हम रोक के एंजाइटी की कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसे फियर है, चिड़चिड़ापन इसके अंदर भरा हुआ है, डर के मारे एंजाइटी होती है इसे हर वक्त। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग्स। अब एंटी एंजाइटी ड्रग्स की भी क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है बेंजोडाइजिपिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोडाइजिपिन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन किस तरीके से अपना काम करती हैं। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स इसके अंदर आती हैं वो है डाइजिपाम। सेकंड इंपॉर्टेंट ड्रग है ऑक्साजिपाम। ठीक है, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, हमेशा याद रखना है आपको जिपाम। याद रखने के लिए बेंजोडाइजिपिन में याद रखिए, बेंजोडाइजिपिन मतलब जिपाम। डाइजिपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोराजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, ठीक है, क्लोडाइजिपॉक्साइड, ये सारी ड्रग्स हमारी बेंजोडाइजिपिन के अंदर आती हैं। सेकंड क्लास की अगर हम बात करें एंटी एंजाइटी ड्रग्स में, वो क्या है? एजेपाइरोन्स, एजापाइरोन्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, बसपाइरोन एग्जाम्पल है, जी पायरोन एग्जाम्पल है और स्पा पायरोन एग्जाम्पल है। तो एजापायरोन्स के अंदर ये सारी ड्रग्स आती हैं। थर्ड अगर हम कैटेगरी की बात करें, थर्ड हमारी कैटेगरी है सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक। ठीक है, सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के अंदर जो यूज की जाती है हाइड्रोक्सीजिन, जो नॉर्मल एग्जाम्पल है वो हाइड्रोक्सीजिन है। फोर्थ हमारी है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के अंदर हमारी आती है प्रोपेनोल। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग। सब ऊपर क्लासिफिकेशन याद रखने, बेंजोडाइजिपिम, एजापायरोन, सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स एंड बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स। तो बेंजोडाइजिपिन किस तरीके से अपना काम कराते हैं यहाँ पे डिस्कस किया गया है। प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था, किस कंडीशन में, जब हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर पढ़ा था। तो सेम यहाँ पे भी सेम मोड ऑफ एक्शन इसका रहने वाला है। तो बेंजोडाइजिपिन वर्क बाय इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा। तो बेंजोडाइजिपिन क्या है, सबसे ज्यादा काम बढ़ाएगी गाबा का। गाबा की फुल फॉर्म क्या है? गाबा की फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा काम किसका इनहेंस करेगी? गाबा का, जिसकी फुल फॉर्म है गाबा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये क्या है? द ब्रेन मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनिबिटरी है, स्टॉप करता है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्साइटेबल स्टेट को, रोकता है एट ए गाबा रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर पे। तो बेंजोडाइजिपिन बाइंड टू ए स्पेसिफिक साइट ऑन द गाबा ए बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से मैं बता रहा हूँ आपका, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बेंजोडाइजिपिन जब अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे बाइंड होता है, ठीक है, गाबा के रिसेप्टर पे बाइंड होके वो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है।
और सबसे ज्यादा जब वो गाबा रिसेप्टर से बाइंड होगा तो ज्यादा से ज्यादा गाबा रिलीज होगा, गाबा का अफेक्ट बढ़ जाएगा और गाबा ज्यादा से ज्यादा अपने पर्टिकुलर गाबा रिसेप्टर पे बाइंड होगा। वो थर्ड पॉइंट देखिए ये क्लियर कर रहा है। इनहेंस रिसेप्टर एफिनिटी फॉर गाबा। अब गाबा के रिसेप्टर की पावर बढ़ गई, गाबा रिसेप्टर की, कि ज्यादा से ज्यादा गाबा आके बाइंड हो, तो ज्यादा से ज्यादा गाबा जाके बाइंड होगा किससे, गाबा रिसेप्टर से। अब इसके कारण क्या होगा, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड ओपनिंग। जब गाबा अपने पर्टिकुलरली रिसेप्टर पे लंबे समय तक बाइंड रहेगा, वहां अपना एक्शन इंक्रीज करेगा, तो वो क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है। जैसे ही क्लोराइड चैनल ओपन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड सेल के अंदर जाना चालू कर देंगे। अंदर को कहते हैं इनफ्लक्स, तो कॉजिंग एन इनफ्लक्स ऑफ नेगेटिव क्लोराइड आइंस इनटू द न्यूरॉन। अब ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर नेगेटिव क्लोराइड आइन जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अंदर चला जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर। सो दिस मेक्स न्यूरॉन्स लेस एक्साइटेबल, हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए गाबा का रिसेप्टर है, यहाँ पे आके बेंजोडाइजेपिन चिपक गया, तो गाबा रिसेप्टर पे बेंजोडाइजेपिन चिपक गया। अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा गाबा चिपक रहा है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा गाबा चिपक रहा है। अब गाबा जब पर्टिकुलर रिसेप्टर पे लंबे समय तक बाइंड रहता है, तो एक क्लोराइड का मान लीजिए एक चैनल था, ये ओपन हो गया, ये ओपन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड की एंट्री हो रही है। अब क्लोराइड चैनल, क्योंकि गाबा जब तक चिपका रहेगा तब तक क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा, क्लोराइड की एंट्री होती जा रही है, क्लोराइड अंदर बढ़ता जा रहा है। क्लोराइड बढ़ता जा रहा है मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो चुका है। हाइपर पोलराइजेशन हो गया मतलब सीएनएस डिप्रेस हो चुका है। सीएनएस डिप्रेस हो चुका है मतलब हमारे जो भी न्यूरॉन थे वो लेस एक्साइटेबल है, जो एक्साइटेड स्टेट में थे वो उनकी कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते पॉइंट, तो यही चीज सेम लिखी है, लीडिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। हाइपर पोलराइजेशन होने के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो चुका है। जैसे ये डिप्रेस हो जाएगा, अब क्या हुआ, रिजल्टिंग इन काल्मिंग, सेडेटिव, एंटी एंजाइटी एंड मसल रिलैक्सिंग अफेक्ट। अब इस कारण क्या हुआ, काल्मिंग अफेक्ट शो कर दिया उसने, सेडेटिव अफेक्ट, एंटी एंजाइटी एंड मसल रिलैक्सिंग अफेक्ट, ये सारे बेंजोडाइजेपिन शो करेगा, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब सेम यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। तो ये क्या है, यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, ठीक है, ये रही डाइजीपाम, तो डाइजीपाम आके चिपक गई। अब गाबा ज्यादा से ज्यादा गाबा ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा, यहाँ पे जब ये लंबे समय तक बाइंड होगा तो क्लोराइड चैनल को ये ओपन करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड की क्या होगी, एंट्री होगी, जिसे हम कहते हैं इनफ्लक्स। ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड की एंट्री होगी, इनफ्लक्स होगा, क्लोराइड 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 नेगेटिविटी अंदर बढ़ जाएगी, मतलब हाइपर पोलराइजेशन हो गया। हाइपर पोलराइजेशन हो गया मतलब सीएनएस डिप्रेस हो गया। सीएनएस डिप्रेस हो गया मतलब हमारा लेस एक्साइटेबल स्टेट पे आ गए हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, हमारे न्यूरॉन लेस एक्साइटेबल स्टेट पे आ गए। मतलब अब क्या क्या हुआ, सेडेटिव इफेक्ट शो हो गया, एंटी एंजाइटी हो गया, ठीक है, और मसल्स हमारी पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी हैं। So this is the basic mechanism of action of benzodiazepine drugs. Now come on the next slide. So यहाँ पे benzodiazepine drugs के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, एल्प्राजोलम, डाइजीपाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम, मिडाजोलम। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स। तो बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिपाम ज्यादातर आता है, याद करना पड़ेगा आपको कैसे, डाइजीपाम, फिर लोराजीपाम, लोराजीपाम के बाद क्लोनाजीपाम, ठीक है। और एक ड्रग है जो बहुत आसानी से याद हो जाती है, एल्प्राजोलम। आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ये ड्रग यूज होती है, आप सॉल्टेनियम पढ़ना, कोई ड्रग लेके आओ नींद की, उस पे मिलेगा एल्प्राजोलम और मिडाजोलम। सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लंग्स, लंग्स कई बार कैसे हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऐसा लगेगा कफ हो गया बहुत ज्यादा, अकड़न अकड़न महसूस होगी, ड्रोसीनेस, थकावट, ठीक है।
नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है एजापायरोन्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही सरल है। अब एजापायरोन्स क्या है, यहाँ पे अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एजापायरोन्स को हमने बात करी थी, ये हमारा एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर आता है क्लासिफिकेशन के अंदर। अब एजापायरोन्स का काम क्या है, एक्टिवेट 5-HT1A रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर इन ब्रेन। अब हमारी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन भी कहलाता है, जैसे 5-HT1 कहते हैं या सेरोटोनिन कहते हैं। आपने सुना होगा जब हैप्पी हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज होंगे तो एंजाइटी नहीं होगी। खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि हमें एंजाइटी कराए या हमें डिप्रेशन कॉज कराए, तब हम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते। तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमें हैप्पी फील कराते हैं, तो वो हो गया सेरोटोनिन, या हम कह सकते हैं 5-HT1A। तो सबसे पहले एक्टिवेट करेगा 5-HT1A रिसेप्टर को, जो कि एक सेरोटोनिन रिसेप्टर है ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से काल्म हो जाएगी एंजाइटी। तो क्या हुआ, एंजाइटी जो हो रही थी बार बार वो काल्म हो गई, उसका माइंड रिलैक्स हो गया। रिलीज मोर सेरोटोनिन, अब ज्यादा से ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज होगा एंड ब्लॉक डोपामाइन रिसेप्टर। अब जो ऐसा केमिकल है मान लीजिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, या जो हम कह सकते हैं हैप्पी हार्मोन का काम नहीं करता है, ठीक है, हैप्पी हार्मोन का जो काम नहीं करता है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, तो वो जो है हैप्पी हार्मोन का काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या करें, उसके रिसेप्टर को रोक दें, और हैप्पी हार्मोन जो है उसके रिसेप्टर को इंक्रीज कर दो। तो सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल हमारा हैप्पी हार्मोन का रिलीज होगा और कम से कम हमारा रिसेप्टर उसका एक्टिवेट होगा, किसका, जो हैप्पी हार्मोन नहीं है। तो डायरेक्ट बोला गया डोपामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और हैप्पी हार्मोन के 5-HT1A रिसेप्टर को ये एक्टिवेट कर देता है। इस तरीके से ये एंजाइटी को काल्म करेगा। सो व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड एज एजापायरोन्स, तो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो एजापायरोन्स के अंदर आते हैं, तो बसपायरोन, ठीक है, जीपायरोन। सो दीज आर द बेसिक 2 एग्जांपल ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे एजापायरोन्स के अंदर आते हैं। अब आता है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे आ सकते हैं, डिजीनेस, नोजिया, इंसोम्निया, ठीक है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है और इंसोम्निया हो सकता है, मतलब नींद ना आना, जी घबराना, बहुत ज्यादा थकावट हो जाना। अब थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे है सेडेटिव एंटी हिस्टेमिनिक। अब आपको इससे पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, हमारी बॉडी के अंदर हिस्टेमाइन होता है जो कि एलर्जी का एक केमिकल है। जैसे हिस्टेमाइन रिलीज होगा तो छींक आएगी, खुजली होगी, आंखों में पानी आएगा। अब यहाँ पे बात करी गई है सेडेटिव एंटी हिस्टेमिनिक, तो हिस्टेमिनिक के अपोजिट। तो कुछ पॉइंट में पढ़ता हूँ। पहला पॉइंट है ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन। तो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन कर देती हैं, मतलब आर पार चली जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टेमाइंस, एग्जाम्पल डाई फेनाइड्रेमाइन और प्रोमेथाजिन आर हाईली लिपोफिलिक, अलाउइंग देम टू इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी बहुत आसानी से बीबीबी को पेनिट्रेट कर लेती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये एंटी हिस्टेमिनिक फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या लिखा है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म। अब हिस्टेमाइन को रिलीज होगा तो हिस्टेमाइन को रोकना। अब सीधी सी बात है, कहां पे बाइंड होगा, रिसेप्टर पे, तो इसका एंटागोनिज्म मतलब रोकना। तो वंस इन द सीएनएस दे कॉम्पिटिवली बाइंड टू एंड ब्लॉक हिस्टेमाइन रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन। अब न्यूरॉन पे ये हिस्टेमाइन रिसेप्टर को क्या कर देगा, बाइंड, क्योंकि हिस्टेमाइन एक कारण है एलर्जी का, खुजली का, उसके रिसेप्टर को बाइंड कर देगा। इनवर्स एगोनिज्म, they act as inverse agonists, meaning they not only block histamine but also reduce the baseline activity of H1 receptor which normally promotes wakefulness। अब क्या है, हिस्टेमाइन के रिसेप्टर को पूरी तरीके से ब्लॉक करा हुआ है, क्योंकि हिस्टेमाइन रिसेप्टर अगर ओपन रहता है तो हिस्टेमाइन वेकफुलनेस मतलब प्रमोट करता है वेकफुलनेस। इंसान क्या रहेगा, वेकफुल का मतलब पता है, एकदम से एनर्जेटिक, मतलब कौन सी स्टेट में है, वो सोने वाली स्टेट में नहीं है, वो उठा हुआ है, जागा हुआ है, उस स्टेट में रहेगा। तो इसलिए
अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रोकना है तो हमें H1 रिसेप्टर को पूरी तरीके से ब्लॉक करना पड़ेगा, हिस्टामाइन को ब्लॉक करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, न्यूरोनल अफेक्ट। दिस एक्शन लीड टू डिक्रीज इन न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी ऑफ्टन बाय रिड्यूसिंग ए पोटेशियम लीकेज करंट कॉजिंग न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन एंड रिड्यूस फायरिंग। अब फोर्थ सीधा ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या, न्यूरोनल अफेक्ट क्या दिखाएगा न्यूरॉन्स पे। जब हमारा हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, हिस्टामाइन ब्लॉक हो जाएगा, तो सीधी सी बात है वेकफुलनेस नहीं रहेगा, जागा हुआ इंसान नहीं रहेगा। और इस कारण क्या हुआ कि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो लेस एक्साइटेबल हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। और ये इनडायरेक्टली दूसरा क्या करते हैं, पोटेशियम लीकेज कर देते हैं करंट को। इसकी वजह से न्यूरॉन हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। फिर से मैंने बता दिया, पहले भी डिस्कस किया था, हाइपर पोलराइजेशन होगा तो नेगेटिविटी अंदर भर गई, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी अगर जैसी भर गई अंदर, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था। इसके बाद क्या होता है, सीएनएस डिप्रेस हो जाता है पूरी तरीके से। और सीएनएस डिप्रेस हो गया तो एंटी एंजाइटी की स्टेट आ गई, मतलब अब घबराहट उसकी रुक गई है, फायरिंग रुक गई। ड्रग्स कौन कौन सी यूज होती है, हाइड्रोक्सीजन। एडवर्स इफेक्ट क्या है, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ढंग से अलर्ट मोड ना रहना, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। और ड्रग कौन सी यूज है, हाइड्रोक्सीजन। तो हाइड्रोक्सीजन हम देखते हैं खुजली वगैरह में भी हम लेते हैं, क्योंकि जब हिस्टामाइन रिलीज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, हिस्टामाइन आंखों में पानी आना, एलर्जी होना, छींके आना, इन सब का कारण क्या है, हिस्टामाइन है बॉडी के। तो एंटी हिस्टामिनिक तरीके से सेडेशन कॉज करती है, ठीक है। उस खुजली को रोक देंगी, हिस्टामाइन को रोक देंगी, हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देंगी और आपको सेडेटिव वे कॉज करेंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की एंटी एंजाइटी के अंदर। तो बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तो यहाँ आपको पता चल रहा है बीटा को ब्लॉक करा जा रहा है। तो एड्रेलिन ब्लॉकेज, किसे ब्लॉक करा जा रहा है, एड्रेलिन। तो एड्रेनर्जिक है, किसे ब्लॉक किया जा रहा है, एड्रेलिन। बीटा ब्लॉकर प्रिवेंट एड्रेलिन एपिनेफ्रिन फ्रॉम अटैचिंग टू बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि एड्रेलिन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड ना हो, ठीक है। फिर से समझिए, किसे ब्लॉक करते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ताकि एड्रेलिन जाके, एड्रेलिन या बोले एपिनेफ्रिन अटैच ना हो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे। कहाँ पे, हर्ट पे। तो हर्ट पे ये ब्लॉक कर दिया जाता है। रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स, अब जब बीटा ब्लॉकर मतलब बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाएगा बीटा ब्लॉकर्स के द्वारा, तो एड्रेलिन वहां पे जाके नहीं चिपक पाएगा क्योंकि पहले ही ब्लॉक है वो। इसके कारण कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाता है। तो दिस ब्लॉकेज स्टॉप एड्रेलिन फ्रॉम कॉजिंग द हार्ट टू बीट फास्टर एंड हार्डर। क्योंकि अगर एड्रेलिन वहां से रिलीज होके बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर, सॉरी ब्लॉकर नहीं, अगर एड्रेलिन अपनी पर्टिकुलरली जगह से रिलीज होके बीटा रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता तो हार्ट बहुत ज्यादा पंप फास्ट करता, हार्ट बीट तेज हो जाती। लेकिन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ने बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से, इसीलिए एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है लेकिन अटैच वहां पे नहीं हो रहा। और जब वो अटैच नहीं हो रहा तो हार्ट बीट फास्ट नहीं हो रही है। रिड्यूसिंग हार्ट पैल्पिटेशन, अब हार्ट बीट बार बार तेज हो जाना, कम हो जाना, इन्हें भी रोक रहा है। रैपिड हार्ट रेट को भी रोक रहा है, टैचिकार्डिया एंड ब्लड प्रेशर को भी ये बनाए रख रहा है, मेंटेन कर रहा है, हाई नहीं हो रहा, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम रिलीफ, by controlling these physical symptoms, tumor, palpitation, sweating, they elevate the feeling of anxiety, especially in situation like public speaking or performance। अब क्या है, हम देखते हैं जब हमारी नर्वसनेस हो जाती है तो हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर ले लेते हैं तो एपिनेफ्रिन जाके बीटा ब्लॉकर पे बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट स्लो रहती है, पैल्पिटेशन नहीं होता है, टैचिकार्डिया नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। आसानी से पब्लिक स्पीकिंग और परफॉर्मेंस इंसान दे लेता है, उसे कुछ स्पीच देनी है तो एंजाइटी उसे नहीं होगी। ड्रग की बात करें यहाँ पे तो प्रोपेनेनॉल। अब प्रोपेनेनॉल एज ए, अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का डिस्कस नहीं हो रहा, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम प्रोपेनेनॉल एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे भी ये हार्ट बीट को स्लो कर देती है, तो ब्लड प्रेशर को ये
स्लो कर देगी, स्लो मतलब डाउन कर देगी बढ़े हुए को, वहां पे भी इस तरीके से मदद करती है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ब्रोंचोस्पाम और हार्ट फेलियर, कई बार इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्रोंचोस्पाम, स्पाम मतलब होता है अकड़न आ जाना, ब्रोंचो क्या अंदर लंग्स के ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचोस्पाम हो सकता है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।